दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 17,000 कंपनियों का मालिक है और वो भी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं। आपने जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सुन रखे हैं, चाहे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, टेस्ला हो गया, नाइकी हो गया, कोका कोला हो गया, पेप्सिको हो गया, इन सारी और इवन फॉर्चून 500 की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का जो मालिक है वो ये व्यक्ति है। उनका चाहे सीईओ कोई भी होगा, फाउंडर कोई भी होगा, लेकिन उन सब के सर के ऊपर जो बैठा है ना, वो ये आदमी है जिसका नाम है लैरी फिंक, जो कि फाउंडर है ब्लैक रॉक का। अब ऐसा नहीं है कि ये 17,000 कंपनीज इसने शुरू कर रखी है, लेकिन ये इन कंपनीज के सर के ऊपर इसलिए बैठा है क्योंकि इसने इन कंपनीज में $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं। मैं $1 बिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं $1 ट्रिलियन की बात कर रहा हूं। ये अमाउंट पूरी दुनिया की जीडीपी का 10% है और इंडिया की जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है। बट ये लैरी फिंक इतना पावरफुल कैसे बना, आज हम ये समझेंगे, क्योंकि इसकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। एक वक्त था जब इसे नौकरी से निकाल दिया गया, एक ऐसा भी वक्त आया जब इसने सिर्फ 3 महीने में $100 मिलियन का नुकसान कर दिया था, जो कि आज इनके लिए भले ही कुछ ना होगा, लेकिन उस टाइम पर बहुत बड़ा अमाउंट था। मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि लोग कहते थे भाई इससे दूर ही रहो, ये खुद तो बर्बाद है, तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। बट आज वो वक्त है कि अमेरिका में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो वो लैरी फिंक की सलाह के बिना नहीं लिया जाता। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी लैरी फिंक के सजेशन को मानते हैं। बट ये सब शुरू कैसे हुआ था, इसके लिए चले समझते हैं लैरी फिंक और ब्लैक रॉक की ये कहानी। तो लैरी फिंक का जन्म 1950s में अमेरिका में एक जूस फैमिली में हुआ था। उसके फादर एक शू स्टोर चलाते थे और बचपन से ही लैरी फिंक को नंबर्स के लिए एक अलग ही पैशन था। 1976 में अपना MBA कंप्लीट करने के बाद 24 साल की उम्र में लैरी फिंक ने वॉल स्ट्रीट में अपनी एंट्री ली, जहां पर उनकी पहली जॉब थी बॉस्टन नाम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म में एक बॉन्ड ट्रेडर की। अब 1970s के टाइम पर जो बॉन्ड मार्केट था वो बहुत छोटा था, इंडिया में तो आज भी बहुत छोटा है, लेकिन मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और उस टाइम पर उसको इतना ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं माना जाता था जितना कि स्टॉक मार्केट को समझा जाता था। आज भी खैर बॉन्ड मार्केट को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जितना कि स्टॉक मार्केट को दी जाती है, लेकिन 1970s में और ही मामला बिल्कुल खत्म था। तो उस टाइम पर लैरी फिंक ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। उसने देखा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, इकोनॉमीज बहुत अनस्टेबल चल रही हैं, और यहीं पर उसने सोचा पैसे कमाने का। और इसके लिए लैरी फिंक ने कंप्यूटर्स का यूज करना शुरू कर दिया, जो कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा रेयर था। लैरी फिंक ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जो कि प्रिडिक्ट करते थे कि आगे चल के मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। साथ ही उसने एक रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट भी डिजाइन किया मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज का। इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए, जब आप मान लो घर खरीदने के लिए लोन लेते हो, तो वो आपके लिए तो लोन है, लेकिन बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कमाएगा। तो लैरी ने सोचा कि क्यों ना ऐसे हजारों मॉर्गेजेस को बंडल करके एक सिक्योरिटी बना दी जाए और उसको इन्वेस्टर्स को बेचा जाए। तो लैरी फिंक का ये आइडिया बढ़िया काम किया और इससे लैरी फिंक वॉल स्ट्रीट का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। उसने अपनी कंपनी के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट किया। बहुत सारी कंपनीज उसको अप्रोच करने लग गई थी। वो उस टाइम पर वॉल स्ट्रीट का स्टार बन गया था। 1986 में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लैरी फिंक अपने करियर के पीक में था। उनका जो बॉन्ड डिवीजन था वो कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा था। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में मार्केट आपको कभी भी सरप्राइज दे सकता है, और यही लैरी फिंक के साथ हुआ। 1986 में अचानक से इंटरेस्ट रेट पे बहुत सारे चेंजेस आने लग गए, जिससे बॉन्ड मार्केट की प्राइस गिरने लग गई। अब उस टाइम पर लैरी ने अपनी कंपनी के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड्स इन्वेस्ट कर रखे थे, जिसमें उसको नुकसान होने लगा। अब लैरी को लगा था कि या तो इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे या फिर गिर जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, जिसकी वजह से बॉन्ड्स में उसे नुकसान होने लगा, और ये जो नुकसान था ये बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया। इवन सिर्फ एक क्वार्टर में, मतलब 3 महीने में लैरी फिंक ने $100 मिलियन का लॉस कर दिया, जो कि आज के हिसाब से देखा जाए तो 300 से 400 मिलियन डॉलर के आसपास होगा, क्योंकि हम 1980s की बात कर रहे हैं। अब ये उसकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसकी जो सीनियर मैनेजमेंट थी वो पूरी तरह से शॉक थी, और सबसे ज्यादा शॉक्ड खुद लैरी फिंक था कि भाई साहब ये सब कैसे हो गया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जहां पर 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल
नहीं होता है, 200 गुने का लेवरेज में मिल जाता है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अब वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। अब इसके बाद लैरी फिंक को एकदम से कंपनी से नहीं निकाला, लेकिन फिर लैरी फिंक की जो इज्जत थी कंपनी में वो कम हो गई, उसको जो भाव दिया जाता था, उसके डिसीजन को जो मैटर किया जाता था वो कम हो गया, उसको इंपॉर्टेंट मीटिंग से दूर रखा जाने लगा, उसकी सलाह को इग्नोर किया जाने लगा, जिससे लैरी फिंक को काफी खराब तो लगा। अब यहाँ पर लैरी फिंक ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीखा। उसे समझ आ गया कि उसको इतना बड़ा लॉस इसलिए नहीं हुआ कि उसकी स्ट्रेटजी गलत थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने प्रॉपर्ली रिस्क को मैनेज नहीं किया। और इसके बाद से लैरी फिंक ने डिसाइड कर लिया कि वो हमेशा रिस्क को मैनेज करेगा। इसके बाद लैरी फिंक ने फर्स्ट बॉस्टन कंपनी को छोड़ दिया। 36 साल की उम्र में वो प्रैक्टिकली बेरोजगार हो चुका था, लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आज लैरी फिंक इतने ज्यादा पावरफुल हो पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर लैरी फिंक ने डिसाइड कर लिया था कि अगर कभी उसे दोबारा मौका मिला तो वो अपनी कंपनी को रिस्क मैनेजमेंट के अराउंड ही पूरा बिल्ड करेगा। अब इसके बाद 2 साल तक ऑलमोस्ट लैरी फिंक बेरोजगार थे। फिर 1988 में उनकी मुलाकात स्टीव शेजवॉन से हुई, लेकिन वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी एक छोटी सी फर्म शुरू की थी। उसका नाम उन्होंने रखा था ब्लैक स्टोन। अब जब स्टीव ने लैरी से बात की तो उसे दिखाई दिया कि हाँ भाई, लैरी में पोटेंशियल तो है, तो उन्होंने अपनी कंपनी में उसको ज्वाइन करने का ऑफर दिया। लैरी ने इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हुए ऑफर को एक्सेप्ट किया, जहां पर उन्हें एक फिक्स्ड इनकम डिवीजन बनाने के लिए $5 मिलियन दिए गए थे, और ऐसे शुरू हुआ ब्लैक स्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन इस बार लैरी फिंक ने अपने अप्रोच को कंप्लीटली चेंज कर दिया। वो पहले जैसे रिस्क लेता था, इस बार उसने ऐसा नहीं किया। इस बार इसने प्रॉपर्ली अपने रिस्क को मैनेज किया। अब रिस्क मैनेजमेंट के लिए लैरी इतना ज्यादा सीरियस हो चुका था कि उसने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, जिसका नाम रखा गया अलादीन, यानी एसेट लायबिलिटी डेट डेरिवेटिव एंड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये जो अलादीन सिस्टम उन्होंने बनाया था, मैं 1990s की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर ये जो सिस्टम था वो पूरी रिस्क को कैलकुलेट करता था इस बेसिस पे कि अगर मान लो इंटरेस्ट रेट चेंज हुए तो पोर्टफोलियो में क्या होगा, अगर मार्केट क्रैश हुआ तो पोर्टफोलियो में क्या होगा, अगर ये कोई इकोनॉमिक चेंज आया तो पोर्टफोलियो में क्या होगा। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया था। अगेन आपको याद दिला दूं कि ये 1980s के आसपास, 1990s के आसपास की बात चल रही है। उस टाइम पर कंप्यूटर का नाम लोगों ने ही सुन रखा था, और वहां पे ये अपना रिस्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना के बैठे थे। अब उनका ये जो सिस्टम था ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था और लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आया। वो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के दे रहे थे, और सिर्फ 5 साल में 1994 तक इनकी जो ब्लैक स्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी वो $8 बिलियन की एसेट्स मैनेज करने लग गई थी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने लग गई। जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ने लगा था, वैसे लैरी फिंक और जो उस कंपनी के फाउंडर थे स्टीव, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लग गई थी। स्टीव चाहते थे कि जो उनका मेन बिजनेस है वो प्राइवेट इक्विटी में रहे, जिसमें वो पहले कंपनीज को बाय करते हैं, उनको फिर इंप्रूव करते हैं और आगे महंगे में बेच देते हैं। जबकि लैरी चाहता था कि वो फिक्स्ड इनकम के ऊपर और ज्यादा काम करे। दोनों का फोकस बहुत ज्यादा अलग हो रहा था, तो 1994 में दोनों ने फाइनली डिसाइड किया कि बेटर रहेगा कि दोनों अलग हो जाएं, और इसके बाद लैरी फिंक ने अपनी कंपनी ब्लैक स्टोन से मिलते जुलते नाम के साथ ही ब्लैक रॉक रख दी। अब लैरी फिंक का नाम मार्केट में बहुत अच्छा था, तो उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी होने लगी, और कुछ ही साल में वो $23 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने लगे। अब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन लैरी को कुछ बड़ा करना था, और इसके लिए लैरी के पास एक अपॉर्चुनिटी खुद से चल कर आई। 1990s में दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक, जिसके सीईओ थे जैक वेल्च। अब इस टाइम पर उनकी जो कंपनी थी वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रही थी। उनका जो फाइनेंशियल डिवीजन था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था। बेसिकली उनके पास $10 बिलियन के टॉक्सिक एसेट्स फंसे हुए थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे बाहर निकाला जाए। इस प्रॉब्लम की वजह से जनरल इलेक्ट्रिक की जो सीनियर मैनेजमेंट थी वो बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। उनको कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, और फिर जनरल इलेक्ट्रिक्स को किसी ने लैरी फिंक का नाम सजेस्ट किया। लैरी और उसकी टीम ने जनरल इलेक्ट्रिक के पूरे पोर्टफोलियो को डिटेल में एनालाइज किया। उन्होंने हर एसेट को स्टडी किया और अपने अलादीन सिस्टम के थ्रू उनके रिस्क को भी कैलकुलेट किया, और ये सब करने के बाद लैरी ने जनरल इलेक्ट्रिक को एक डिटेल में सॉल्यूशन दिया, जिसमें बताया कि आपको कौन सी एसेट्स को अपने पास रखना है, कौन सी एसेट्स को सेल करना है, और कौन सी एसेट्स को कैसे रीस्ट्रक्चर करना है जिससे मैक्सिमम वैल्यू आपके पास निकले।
इससे जनरल इलेक्ट्रिक्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होने से बच गया और उनके जो सीईओ थे जैक वेल्च, वो लैरी फिंक के प्रैक्टिकली एकदम समझ लीजिए कि फैन हो गए। उन्होंने पूरे अमेरिका में लैरी फिंक का नाम जहां जहां पे कनेक्शन थे सबको सजेस्ट किया और इस एक डील से जो ब्लैक रॉक थी वो पूरी तरीके से सेट हो गई। यानी इसके बाद हर कोई समझ गया था कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो आपके पास ब्लैक रॉक से बेस्ट सॉल्यूशन कोई और नहीं है। तो फिर ब्लैक रॉक के पास एक से एक डील्स आने लगी, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारे बैंक्स और कई बार गवर्नमेंट भी ब्लैक रॉक को हायर करने लगी। मतलब इसके बाद ब्लैक रॉक सिर्फ एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं रह गई थी, वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुकी थी, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन चुकी थी और एक क्राइसिस मैनेजर भी बन चुकी थी। अब इसके बाद आता है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइसिस था। लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया था, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे थे, बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो रही थी और इसका पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा था। अब इस वजह से यूएस गवर्नमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी, फेडरल रिजर्व को कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा था और इस सारी प्रॉब्लम के पीछे जो जड़ थी वो वही चीज थी जिसको लैरी फिंक ने खुद बनाया था, यानी मॉर्गेज्ड बैक सिक्योरिटीज। लैरी फिंक ने इसको इन्वेंट किया था, लेकिन इसके बाद बैंक्स ने इतने कॉम्प्लिकेटेड मॉर्गेज प्रोडक्ट्स बनाए थे, इतने लेयर्स थे डेरिवेटिव्स के कि किसी को पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। और इस वक्त पे यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने लैरी फिंक को कॉल किया, फेडरल रिजर्व ने उन्हें कॉल किया, जेपी मॉर्गन, बार्कलेज, सभी ने उन्हें कॉल किया, क्योंकि मॉर्गेज मार्केट का जो फाउंडर था वही लैरी फिंक था और इसको जो अच्छे से समझ सकता था वो भी सिर्फ लैरी फिंक ही थे। इवन फेडरल रिजर्व ने लिटरली एक प्राइवेट कंपनी ब्लैक रॉक को हायर किया था ये पता करने के लिए कि जब बैंक्स डूबेंगे तो उनका कितना लॉस होगा और उस लॉस को कैसे मैनेज किया जा सके। मतलब सोचो, अमेरिका की गवर्नमेंट एक प्राइवेट कंपनी को हायर कर रही है। मतलब पूरी जो यूएस इकोनॉमी थी, गवर्नमेंट थी, उनके पास सिर्फ एक ही आदमी था, लैरी फिंक, जो इस प्रॉब्लम को संभाल सकता था। ऐसे टाइम पर मीडिया ने लैरी फिंक को नाम दिया था द न्यू किंग ऑफ वॉल स्ट्रीट और ये टाइटल बिल्कुल सही था, क्योंकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लैरी फिंक की जो पावर और उसका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हर गवर्नमेंट, हर सेंट्रल बैंक और हर बड़ी कंपनी ने रियलाइज कर लिया था कि ब्लैक रॉक के पास वो एक्सपर्टीज है जो दुनिया में किसी और कंपनी के पास नहीं है। इसके बाद तो समझो ब्लैक रॉक के पास पैसों की बारिश होने लगी और जल्दी ब्लैक रॉक एक $1 ट्रिलियन की एसेट को मैनेज करने लगा। अब इसके बाद भी लैरी फिंक यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने एक और ऐसा प्लान बनाया जो कि उनको फाइनेंशियल मार्केट में एक और एज देता और वो था ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टॉक की तरह ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, लेकिन एक्चुअल में एक म्यूचुअल फंड है। मतलब अगर आप पूरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे इंडिया की बात करें, आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसके ETF को बाय कर सकते हो, वो भी बिल्कुल शेयर्स की तरह ही। सन 2000 के आसपास ETF बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे थे और इस मार्केट में जो सबसे बड़ा प्लेयर था वो था आई शेयर्स, जो कि बार्कलेज के पास था। अब जब 2008 के क्रैश के बाद बार्कलेज बैंक को लगा कि उन्हें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने आई शेयर्स वाले बिजनेस को बेच देगी और यहाँ पे ब्लैक रॉक को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। लैरी फिंक ने एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर $13.5 बिलियन में आई शेयर्स को बाय किया और उस टाइम पर ये फाइनेंस हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्विजिशन थी। बट इस डील ने ब्लैक रॉक को डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के पास पहुंचा दिया। इससे पहले ब्लैक रॉक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करती थी, बट आई शेयर्स जब उनके साथ जुड़ गया तो वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के साथ काम करने लगी। मतलब अब जो नॉर्मल लोग थे वो भी ब्लैक रॉक के प्रोडक्ट्स खरीद सकते थे। ये उस टाइम पर इनका एक बहुत ही रिस्की डिसीजन लग रहा था, लेकिन आज के टाइम पर ये सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला डिसीजन निकला है, क्योंकि ब्लैक रॉक आई शेयर्स के थ्रू ही आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो एसेट है उसको मैनेज करता है और अमेरिका का जो 50% से भी ज्यादा का ETF मार्केट है उसको ब्लैक रॉक इस आई शेयर्स के थ्रू ही कंट्रोल करता है। इवन जब भी अमेरिका में कोई ETF खरीदता है तो वो एक्चुअली ब्लैक रॉक को पैसे देता है स्टॉक्स खरीदने के लिए। मतलब ब्लैक रॉक उन कंपनीज का शेयर होल्डर बन जाता है और आई शेयर्स इतना बड़ा है कि ब्लैक रॉक आज के टाइम पर हर बड़ी अमेरिकन कंपनी का शेयर होल्डर बन गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एप्पल की बात करें तो उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर ब्लैक रॉक है, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर ब्लैक रॉक है, Amazon का सबसे बड़ा शेयर होल्डर
ब्लैक रॉक है। इसके अलावा फॉर्चून 500 की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में ब्लैक रॉक की ओनरशिप है, उसकी शेयर होल्डिंग है। और जब ब्लैक रॉक की ओनरशिप इन कंपनीज में होती है तो जब भी इन कंपनीज को कोई डिसीजन लेना होता है, कोई बोर्ड मीटिंग करनी होती है, तो वहां पर ब्लैक रॉक की जो सहमति होती है वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब तक मैंने आपको लैरी फिंक के बारे में बता दिया, उनके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, ETF के बारे में बता दिया, लेकिन ब्लैक रॉक की जो सबसे बड़ी पावर है अलादीन, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि 1980s के टाइम पे ही लैरी फिंक ने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर दिया था, इवन डेवलप कर लिया था, जिसका नाम रखा था अलादीन। अब उस टाइम पर ये एक बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर होता था, अगर आज के हिसाब से कंपेयर करेंगे तब बेसिक था, उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा एडवांस था। लेकिन उन्होंने उसे वैसा ही नहीं रखा, उसको साल दर साल वो बहुत ज़्यादा एडवांस बनाते चले गए। और आज के टाइम पर अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में या फाइनेंस की दुनिया में सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर अगर किसे कहेंगे तो वो अलादीन ही होगा। इनका ये सिस्टम रियल टाइम में रिस्क को एनालाइज करता है। ये सिस्टम सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए ही नहीं बल्कि बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, क्रिप्टो सब कुछ में काम करता है। और ये सिर्फ ब्लैक रॉक के $11 ट्रिलियन की एसेट्स को ही नहीं मैनेज करता, बल्कि ब्लैक रॉक ने इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस बहुत सारी कंपनीज को दिया है, बहुत सारे पेंशन फंड्स को दिया है, बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज को भी दिया है, जो कि अलादीन के थ्रू ही अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक रॉक को पता होता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अब वो चाहें तो इस इंफॉर्मेशन का किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो उनका ये जो सॉफ्टवेयर है ये $21 ट्रिलियन की एसेट को मैनेज कर रहा है, जो कि दुनिया की GDP का लगभग 20% है। और इस सॉफ्टवेयर की वजह से ब्लैक रॉक का जो इन्फ्लुएंस है, ब्लैक रॉक की जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन ब्लैक रॉक को सबसे पहले मिलती है। तो आपको ब्लैक रॉक और लैरी फिंक की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, जहां पर आपको 200 गुना तक का लेवरेज भी मिल जाता है, 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही स्टोरी देखना चाहते हैं तो फिर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।